हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एस सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एसओएल या फिर एनसी वेब या दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास में हिंदी का सब्जेक्ट है MIL में। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा का परिचय और हिंदी भाषा का विकास। ये आपके फर्स्ट यूनिट में ही सेकंड पार्ट है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये 100% श्योर है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि ये पूरी बुक ही इस पे बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन पक्का है, बनेगा ही बनेगा। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं बल्कि 2 बार बनेगा। आप अपनी यूनिट्स को अगर आप चेक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो इसके अंदर हमने हिंदी भाषा के उद्भव यानी इसके काल को 3 वर्गों में विभाजित किया है और 3 वर्गों में विभाजित होता भी है। पहला आदिकाल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। तो ये हिंदी भाषा की उत्पत्ति को लेकर ये 3 काल है। ये 3 सिंपली आपसे एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली ऐसे बनता है कि हिंदी भाषा का परिचय दीजिए, किस प्रकार से इसका उद्भव हुआ। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आप सभी के लिए ये भी बनता है कि हिंदी भाषा जो है उसके अंदर सिर्फ आपसे आदि काल की प्रवृत्ति पूछ लेगा, आपसे वीर गाथा काल पूछ लेगा, आपसे मध्यकाल पूछ लेगा, आपसे भक्ति काल पूछ लेगा। तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाते हैं और आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे डीप से कि क्या क्वेश्चन बनेगा और उनको किस तरीके से आप सभी को करना है। सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए ये टेबल है, आपको सबसे पहले इस टेबल को समझना है और यहाँ पर हम आप सभी के सामने बिल्कुल डीप से और बिल्कुल गहराई से डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए भाई, प्राचीन भारतीय भाषाओं में सबसे पहले वैदिक संस्कृति या संस्कृत भाषा बोली जाती थी। ये आपको ध्यान रखना है। कब बोली जाती थी? तो सन 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसके बाद में आगे चल के क्या होता है, आगे मध्यकालीन भारत आती है। इसके बाद में जब ये पूरा का पूरा प्राचीन भारतीय भाषाओं में आर्य भाषा जो है ये चलती है, इसको भी डीप से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर पहले यहाँ पर बता दूं मैं, हम प्राचीन भारतीय भाषाओं में सिर्फ संस्कृत भाषा पढ़ेंगे। फिर मध्यकालीन भाषाओं में आप सभी को 3 भाषाएं पढ़नी, एक पाली, प्राकृत और एक अपभ्रंश। और फिर इसके बाद में आप सभी को आधुनिक भाषा पढ़नी है और इस आधुनिक भारतीय भाषाओं में आपको हिंदी और हिंदी के जो हिंदीतर यानी अन्य भाषाएं जैसे बंगला, उड़िया, असमी, मराठी, पंजाबी, सिंधी, अलग अलग भाषाएं, इन सभी को पढ़ना है। तो आपने क्या देखा, हिंदी भाषा को 3 अलग अलग कालों में विभाजित किया है। पहले प्राचीन भारतीय भाषा यानी आदिकाल, जैसे हिंदी भाषा में यहाँ पर आधुनिक भारतीय भाषाओं में से हिंदी भाषा है, इसको 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ऐसे ही पहले हम भारतीय भाषाओं को 3 भागों में बांटते हैं। पहले संस्कृत प्राचीन भाषा में, दूसरी मध्यकालीन में आपके पाली और प्राकृत भाषाएं होती है और फिर इसके बाद में आधुनिक भारतीय भाषाओं में आप सभी की हिंदी है। तो हिंदी ही आप सभी को पढ़नी है और हिंदी ही आप पढ़ रहे हो। तो सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं यहाँ पर हिंदी का उत्पत्ति हिंदी की कैसे हुई है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि सबसे पहले वैदिक काल था, सन 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, या फिर आप 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। तो इसमें आधिकारिक रूप से जो है संस्कृत ही प्रयोग में आती थी, संस्कृत का यूज होता था। इसके बाद हम आगे आए सन 500 ईसा पूर्व के आगे, तो इस समय सबसे पहले प्राकृत भाषा चलती है। कब तक? पहली ईस्वी तक। और ये देश की प्रथम भाषा है। भगवान महावीर जो थे उन्होंने अपने सारे उपदेश पाली भाषा में ही दिए हैं। इसके बाद में आगे आता है प्रथम शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक, इसमें प्राकृत भाषा है और इसमें वर्धमान महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, उनके जितने भी भाषण है, जितने भी उन सभी के उपदेश है, वो किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा से आगे निकल के आते हैं एक अपभ्रंश। कब? अपभ्रंश का काल 500 से 1000 ईस्वी तक माना जाता है और अपभ्रंश के बाद आता है अवहट। अवहट का कब माना जाता है? तो 900 से 1100 ईस्वी माना जाता है। इस काल के बाद से ही आप सभी को ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा जो है वो क्षेत्रीय या अलग अलग भाषाओं की उत्पत्ति भारत के अंदर होनी शुरू हो गई। यहाँ पर प्राचीन हिंदी अगर हम बात करें तो कब से कब तक? इस सन 1100 से 1400 तक बोली जाती थी। ये जो टेबल मैंने आपको समझाई है इसे आप जरूर लिख लो, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आप सभी के यहीं से बनते हैं। क्योंकि अगर आपको यही क्लियर नहीं होगा तो ना तो कभी आप आदिकाल समझ पाओगे, ना आप कभी रीतिकाल समझ पाओगे, ना ही कभी आप भक्ति काल समझ पाओगे। ये टेबल आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा यूज होती है।
मध्यकालीन हिंदी, इसके बारे में बात करते हैं। मध्यकालीन हिंदी कब से कब तक? सन 1400 से 850 तक। और आधुनिक हिंदी क्या है? 850 से अब तक जो बोली जा रही है। ये आप सभी को ध्यान रखना और आपको अपनी कॉपी में याद करने के लिए ये जरूर बना लेना है। ये आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा। जैसे सबसे पहले संस्कृत भाषा थी, फिर पाली भाषा, फिर प्राकृत भाषा, फिर अपभ्रंश, फिर अवहटी और इसके बाद फिर हिंदी भाषा। इस तरीके से उसकी उत्पत्ति हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। अपभ्रंश आप समझोगे क्या है ये अपभ्रंश, तो आपको ध्यान रखना है कि अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश यानी शब्द जो है, शब्दों के पतन, यानी संस्कृत भाषा जो थी, प्राकृत भाषा जो थी और पाली भाषा थी, इनके पतन के बाद ही, पतन का काल ही अपभ्रंश का काल माना जाता है। इसके बाद ही क्या हुई है? इसके बाद ही आप सभी को पता है अवहट का विकास हुआ है। और अवहट के बाद में आगे चलकर क्या हुआ है कि भाई क्षेत्रीय बोलियों का उदय हुआ है। और क्षेत्रीय बोलियों में आप देखेंगे तो राजस्थानी, गुजराती, पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, बंगला, असमी, पहाड़ी, पंजाबी, मराठी, सिंध, ये भाषाएं कुछ हैं जो कि बोली जाती है। हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी देखिए, ये अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया तो अब ये आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर आप लोगों के लिए ध्यान रखना है 20 नंबर तक के क्वेश्चन के लिए ये सफिशिएंट है। ये 9 पेजेस का आंसर है जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए पूरा रिलेवेंट रहने वाला है। तो हम बात करेंगे, सबसे पहली बात तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हमने क्या देखा? वैदिक संस्कृति काल से आर्य प्रदेश में बोली जाती थी, यानी संस्कृत जो है पहले आर्य ही बोलते थे। और ये क्या है कि भाई नॉर्मली स्थान पर हर जगह पर ये बोली जाती थी, बोलचाल की भाषा हो चुकी थी। लेकिन पश्चिमी, उत्तर, मध्य, पूर्व और इन जगहों पर धीरे धीरे पाली भाषा का विकास हुआ। जैसे कि हमने बोला, पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट और अवहट के बाद में फिर हिंदी। फिर धीरे धीरे पाली भाषा से भी आगे चल के ये स्थान जो है 7 भागों में पाली भाषा विभाजित होती है। ठीक है, शेरशेनी, मराठी, ये सब चीजें। फिर इसके बाद में इसे प्राकृत, प्राकृत शब्द से ही जो है प्राकृत भाषा की उत्पत्ति हुई है। फिर आगे चल के प्राकृत भाषा की उत्पत्ति हुई। प्राकृत भाषा की उत्पत्ति के बाद में आपको ध्यान रखना है फिर अपभ्रंश हुआ, जैसे कि मैंने समझाया है। ये इंट्रो ना लिख के आप वहां का भी इंट्रो लिख सकते हो। अपभ्रंश के बाद में फिर इसके बाद में अवहट आएगा। अवहट का काल क्या बताया था मैंने? 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक, ध्यान रखना है। और 1100, ये 1100 लिखा है, 11 नहीं, 1100 ईस्वी से ही आप सभी का क्या है? प्राचीन हिंदी। कौन सी? प्राचीन हिंदी। इसकी उत्पत्ति या इसकी बात शुरू हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। आपको ये भी याद रखना है। और हिंदी आपने देखा, प्राचीन हिंदी यहाँ शुरू होती है और प्राचीन हिंदी यहाँ से लेकर कब तक चलेगी? तो सन 1400 तक चलेगी, ध्यान रखना है आप सभी। इसके बाद में सन, अब देखो बुकों में अलग अलग डेट्स दी गई है, मैं आप लोगों को बता दूं तो, लेकिन लगभग अप्रोक्सीमेटली हम इसको लेके चलते हैं सन 1400 ईस्वी से। सन 1400 ईस्वी से लेकर आगे चल के 1850 तक ये मध्यकाल माना जाता है, ईस्वी का मध्यकाल। ठीक है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। और फिर इसके बाद से ही आगे क्या कहलाएगा? सन 1850 के आगे ये कहलाता है आधुनिक काल। तो आप सभी को ध्यान रखना है, आदिकाल। आदिकाल सन 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक है। हिंदी भाषा अपनी आदिकाल में सभी अपभ्रंश में बहुत ज्यादा निकट थी। ध्यान रखना, हिंदी भाषा क्या थी? अपभ्रंश में सबसे ज्यादा निकट भाषा थी, क्योंकि उस समय हिंदी भाषा का उद्भव हुआ, इसीलिए इसका नाम आदि का हिंदी, आदि और हिंदी, देखो ध्यान से देखो, पढ़ो, आदिकाल, हिंदी काल, आदिकाल, हिंदी काल। तो ये काफी द्वारा एक दूसरे से मिलते भी हैं, आप इस तरीके से भी इसको रिलेट कर सकते हो। इसके बाद में आदिकाल में ध्वनि की बात करें, क्योंकि अलग अलग स्वर और व्यंजनों का जो है यूज होता था अलग अलग टाइम पे अत्यधिक, तो आपको ध्यान रखना है आदिकाल की हिंदी में मुख्यतः ध्वनियां, स्वर और व्यंजन का प्रयोग मिलता है और अपभ्रंश में प्रयुक्त होती मुख्य अंतर है। अपभ्रंश से इसका क्या डिफरेंस है? ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे डिफरेंस बात कर रहे हैं। अपभ्रंश में केवल 8 ही स्वर थे, आ, 2 गए, ई, उ, ए, ओ, यही थी। लेकिन आगे चल के आदिकाल में हिंदी में 2 नए स्वर आए, ध्यान रखना है, आदिकाल में 2 नए स्वर आए, एक तो बड़ा ए और एक बड़ा ओ, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये 2 विकसित हो गए और इसके बाद में संयुक्त स्वर जो है इनका उच्चारण क्रम से ऐसे होने लगा, आए, आओ, इस तरीके से इस्तेमाल होने लगा। दूसरी बात, च, छ, ज, झा। संस्कृत, पाली और प्राकृत अपभ्रंश में क्या है? स्पर्श व्यंजन थे, स्पर्श व्यंजन जिनको हमें बोलने से पहले च, छ, ज, हमारी जीभ जो है वो एक ही लय में काम करती है। अगर आप ये बोलते हो तो आदिकाल में स्पर्श में इसका संघर्ष होना धीरे धीरे शुरू हो गया। अब तक स्पर्श संघर्ष इतना ज्यादा नहीं था। तीसरी बात करेंगे, न, र, ल, स। पाली, प्राकृत, संस्कृत, इन सब में अपभ्रंश में ध्वनि थी। आदिकाल में ये क्या हो गई? ध्यान रखना है, वात्सर्य होगी, वात्सर्य होगी, ध्यान रखना, वात्सर्य। अपभ्रंश में ड और ढ व्यंजन नहीं थे, लेकिन आदिकाल में हिंदी में इन्हें स्थान मिल गया। नह, मह, लह,
ये शब्द है और ये संयुक्त व्यंजन के रूप में इस्तेमाल होने लगा। न, मह, लह, इसको ऐसे पढ़ते हैं न, म, प का साउंड ह जो है ये ध्यान से पढ़ देखेंगे, ल, लह करते हैं। तो ये संयुक्त व्यंजन जो है इसमें महाप्राण के रूप में यूज होना शुरू हो गई और ये संयुक्त ना रहकर मूल व्यंजन बन गए। ध्यान रखना, ये संयुक्त ना रहकर मूल व्यंजन बन गए। पहले संयुक्त आधा ना और हा को जोड़ने से बनता था, लेकिन अब यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली न, म, लह ऐसे इसको हम पढ़ते हैं। इसके अलावा फारसी, तुर्की और जो विदेशी उनके आने से कुछ नए शब्द आए, जैसे आप सभी को ध्यान रखना है कुछ नए शब्द आए थे इसके अंदर अपभ्रंश में जो नहीं थे। इसके बाद में व्याकरण की बात करें तो आदिकालीन हिंदी का व्याकरण 1000 के आसपास अपभ्रंश के बहुत निकट है। किसके निकट है? अपभ्रंश के। और भाषा में काफी रूप ऐसा है जो अपभ्रंश के निकट आते आते हिंदी में अपने पैर जो है वो पैरों पे खड़ी हो गई। यानी आपको ध्यान रखना है अपभ्रंश के बाद में आदिकालीन डायरेक्टली अगर हिंदी कोई विकसित हुई तो हिंदी हुई है और वो धीरे धीरे अपभ्रंश के बाद में अवध से विकसित होती चली गई है, वियोगात्मक होते गए हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है भाषाओं में दो बातें होती है, एक संयोग और एक वियोग। संयोग का मतलब किसी चीज का मिलना और वियोग का मतलब किसी चीज से अलग होना। तो अगर हम बात करें हिंदी भाषा की तो ये वियोगात्मक थी और ये संस्कृत, पाली, प्राकृत इनसे अलग होकर ये भाषा बनी है। इसके बाद में एक आपको ध्यान रखना है नपुंसकलिंग। तो ये एक समय एक सीमा तक अपभ्रंश जो था वो था पाली, प्राकृत और जो संस्कृत भाषा है इन सब की तुलना में अगर हम बात करें तो इनकी स्थिति जो है वो आसानी से समझी जा सकती है। और हिंदी जो है वो नपुंसकलिंग है, यानी ना पूरी तरीके से स्त्रीलिंग वाले शब्द इसमें से निकलते हैं, ना पूरी तरीके से पुल्लिंग वाले। ये हमारे प्रयोग के ऊपर डिपेंड करता है। हिंदी वाक्यों की रचना की बात करें कि धीरे धीरे निश्चित होने लगे, पहले निश्चित नहीं थे, धीरे धीरे इनके जो कहाँ यूज होगा कहाँ यूज नहीं होगा ये निश्चित होने लगे। और अपभ्रंश में शब्द क्रम बहुत ही निकट नहीं था, थोड़े शब्द क्रम जो है दूर से थे, लेकिन इसमें हिंदी भाषा में आदिकाल में शब्द जो है क्रम वो निकट होने लगा। शब्द भंडार, तो आदिकालीन हिंदी शब्द भंडार में अपने प्रारंभिक चरण में अपभ्रंशी था, प्रारंभिक चरण में अपभ्रंशी था। धीरे धीरे कुछ परिवर्तन हो गए जिसमें से कुछ उल्लेख 2 या 3 है। 2 या 3 को आपको शब्द भंडार को याद रखना है। पहली बात तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हो गया इसी के बाद से। और तत्सम शब्दावली, आदिकालीन तत्सम शब्दावली जो है वो आदिकालीन हिंदी में ही अपभ्रंश की तुलना में कुछ बढ़ने लगे, तत्सम शब्दों की संख्या बढ़ने लगी। मुसलमानों के आगमन से अरबी, तुर्की और हिंदी इसके सामने, जैसे पृथ्वीराज रसो में जो है अब्बीर, नजर, सोर या गाजी, ये सब कुछ ऐसे शब्द है जो कि मुस्लिम द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, ध्यान रखना है। भक्ति आंदोलन और मुसलमानों के शासन का प्रभाव समाज पर भी पड़ा और इसके परिणाम स्वरूप इसकी भी संभावना अलग हो गया। अब आपको पता है कि आप सभी को पता है कि सन 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया। सन 1196 से, ये ध्यान रखना है 1196 से, तो इस जगह पर हम तराइन के दूसरे युद्ध में हार जाते हैं पृथ्वीराज चौहान जी और इसके अंदर मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है। तो शब्द आपस में हमारे मिल गए काफी ज्यादा, ये ध्यान रखना है। साहित्य में प्रयोग की बात करें तो इस काल में साहित्य में जो है डिडंग में मैथिली है ना, और दक्षिणी, देखो दक्षिणी लिखा है, दक्कनी नहीं लिखा, दक्षिणी, अवधि, ब्रज मिश्रित भाषा का प्रयोग मिलता है इस समय। और इस काल में हिंदी साहित्यकार कौन कौन से थे तो देख ध्यान रखेंगे, गोरखनाथ, विद्यापति, अना, नरपति और नाल्य, या फिर आपका यंद बरदाई, चंद्रबरदगई आएगा, यंद बरदगई नहीं, चंद्रबरदगई, चंद्रबरदगई, यहाँ पर राबी आएगा। कबीर और शाह, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। तो ये एक छोटा intro था। अब हम मध्यकालीन की बात करेंगे तो ये कब से कब तक चलेंगे ये आपको ध्यान रखना है। आप 1400 से 1850 तक भी लिख सकते हो, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में इसकी ध्वनि की बात करें तो इस काल में ध्वनि जो है, व्याकरण जो है, शब्द भंडार का क्षेत्र जो है वो थोड़ा सा ज्यादा परिवर्तन हो गया था। और ध्वनि क्षेत्र में दो दो बातों का उल्लेख है। सबसे पहली बात तो फारसी शिक्षा के कुछ व्यवस्थित रूप से इस काल में हिंदी और फारसी का व्यवस्थित रूप से यूज होने लगा था और साथ ही साथ फारसी का प्रचार भी धीरे धीरे होने लगा। इस कारण से उच्च वर्ग के जो लोग थे वो हिंदी और तुर्की, अरबी, फारसी काफी प्रचलित हो गई। यानी ये एक ऐसी भाषा थी जो हिंदी यहाँ के लोग जन सामान्य के भी समझते थे और वहां के लोग भी धीरे धीरे समझने लगे थे। तो इसके बाद में ध्यान रखना, इसके बाद में क, ख, ग, घ है ना और फ, ये 5 व्यंजन हिंदी में आ गए, पहले ये नहीं थे और ये धीरे धीरे आ गए। इसके बाद में शब्द की बात करें तो आ,
कम से कम मूल्य मतलब कम यूज होने लगा, बड़ा आ ही ज्यादा यूज होता है, जैसे राम है ना, उदाहरण के लिए राम होने लगा, ठीक है। और जो है अनेक छंद दोषपूर्ण हो गए इस समय, जैसे रामा ना पढ़ के इसे राम पढ़ा गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, राम राम, ये आपको कहा जाता है राम कहीं राम कहीं, ये राम शब्द जो है इस तरीके से इस्तेमाल होता है, आप सभी को ध्यान रखना है। भक्त जैसे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग होने लगा और संयुक्त व्यंजन भी कुछ बनने लगे। अगली बात है से पहले आ कुछ परिस्थितियों में होता है, जैसे ए है ना, तो यहाँ पर है ना बोलकर हम आ को जोड़ने लगे, ठीक है। आपको पता ही है कि कैसे बड़ा ए बनता है ई और आ, ए ऐसे जो बनता है, दोनों के संयुक्त व्यंजन से बनता है, आप सभी को पता होगा। व्याकरण की बात करें हम इसके अंदर, तो इसके क्षेत्र में कुछ तीन ही बातें उल्लेखनीय। पहला, इस काल में हिंदी भाषा का व्याकरण क्षेत्र में पूरी तरीके से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अपभ्रंश के रूप में हिंदी बाहर निकल गई, अलग भाषा हो गई, और हिंदी भाषा का आत्मबोध होना धीरे धीरे शुरू हो गया। ये भाषा जो है ये क्या थी, वियोगात्मक हो गई बाकी अन्य भाषाओं से, और ये भी ध्यान रखना है कि इसमें अच्छी तरीके से इसका उपयोग होना शुरू हो गया। इसके अलावा उच्च वर्ग के जो लोग थे वो धीरे धीरे इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने लगे। फारसी भाषा में इसकी रचनाएं भी होने लगी कई कई, और फारसी भाषा और हिंदी भाषा के शब्द कई एक दूसरे से मिलने भी लगे। शब्द भंडार की बात करें तो इसमें भक्ति आंदोलन चरम बिंदु पर था, और तत्सम शब्दों का भी इसमें भी अनुपात में उपयोग होने लगा था, और यूरोप में संपर्क होने के लिए एक प्रमुख भाषा ये मानी जाने लगी। सभी को ये भी ध्यान रखना। साहित्य में भी इसका काफी ज्यादा प्रयोग होने लगा। ध्यान रखना है कृष्ण की भक्ति में, राम की भक्ति में इनका काफी ज्यादा ब्रज भाषा के रूप में इसका उपयोग होने लगा, और अवधी भाषा में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होने लगा। जैसे भी हम बात करेंगे आगे के जयसी जी के बारे में, सूर के बारे में, मीरा के बारे में, बिहारी जी के बारे में, भूषण के बारे में, ये आगे हमको पढ़ने भी है, तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद में आधुनिक काल है जो कि 1850 से लेकर अब तक चल रहा है, अब तक चल रहा है, ये ध्यान रखना है। और आधुनिक ध्वनि में 4-5 बातें खास है, इसमें 4-5 बातों में ध्यान रखना है। आधुनिक शिक्षा में व्यवस्थित प्रचार करने के कारण प्रारंभ में हिंदी प्रदेश अनेक क्षेत्रीय बोली जाती थी। यहाँ पर जैसे क ख जिसे हमने पीछे लिखा, इसका विकास हो गया था, और फा मध्यकाल में ही आ गए थे ये, परंतु फारसी में पढ़े लिखे जाने लोग भी इसको धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद में आदिकालीन प्रचार भी इसका काफी होने लगा, जैसे आदिकालीन भाषा जो है इसका काफी ज्यादा प्रचार होने लगा, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस ये काफी ज्यादा यूज करने लगे, और आ की ध्वनि भी हिंदी भाषा में धीरे धीरे यूज होना स्टार्ट हो बहुत ज्यादा। इसके बाद में अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी शब्दों का भी कुछ व्यंजन इस्तेमाल होने लगा, कुछ शब्दों का इस्तेमाल होने लगा इसके अंदर, ध्यान रखना है। व्याकरण की बात करें तो व्याकरण की जो दृष्टि से ये काफी ज्यादा प्रिय हो गया, और आदिकालीन की तरह ये भी धीरे धीरे अपनी समाज में एक अलग ही पहचान बना लेता है। ये भी वियोगात्मक ही है, ध्यान रखना है। और आधुनिक काल आते आते जो ब्रिज भाषा, अवधी भाषा, भोजपुरी भाषा, मैथिली भाषा, ये सभी भाषा हिंदी भाषा का ही एक प्रमुख उदाहरण हमें प्रस्तुत करते हैं, ये आप सभी को याद रखना है। और इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्रों में, व्याकरण के क्षेत्रों में ये इसका बहुत महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि संस्कृत जैसी भाषा और संस्कृत से ये उत्पन्न हुई है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसके बाद हम ये आधुनिक काल अलग से ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इस नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट करके जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए वेरियस लिंक दिए गए, आप उन लिंक्स के थ्रू भी आप हमें सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।